हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक डॉक्टर की मेडिकल लाइफ की जर्नी कैसी होती है, कैसे स्टार्टिंग होती है और कैसे आप आगे आगे एक एक डिग्री करते जाते हो। और बेसिकली इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं कि जब आप इंडिया में एमबीबीएस करते हो तो आपकी लाइफ में कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपको देने होते हैं और एक पूरी जर्नी आपकी कैसी होती है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बेसिकली नीट के बच्चों के लिए जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, और वो लोग जो इस साल फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में अभी एडमिशन लेने वाले हैं और जिनको पता नहीं कि आगे एक्चुअली की मेडिकल फील्ड है क्या। क्योंकि हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई डॉक्टर नहीं है, जो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर बन रहे हैं। इवन जिनके घर में डॉक्टर्स हैं भी, बहुत सारी चीज़ें जो नई आ गई हैं, जो चीज़ चेंज हो गई हैं, उनके हिसाब से भी थोड़ा सा अपडेटेड फॉर्म में कि अभी इंडिया में मेडिकल फील्ड क्या चल रही है, क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आगे, और किस तरह से हमारी जर्नी टर्न आउट होती है व्हेन वी एंटर इनटू मेडिकल फील्ड। ओके, सो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जब हम एंटर होते हैं तो हम क्लास अपने 11th में बायो लेते हैं, एंड बायो लेने के बाद 11th-12th के बाद हम दे सकते हैं हमारा एग्ज़ाम, जिसको हम बोलते हैं नीट यूजी। जो बहुत सारे लोग या तो अभी आप तैयारी कर रहे होगे या इस साल आप एग्ज़ाम दे करके आप सेलेक्ट हो गए होगे। ठीक है, नीट यूजी आपकी पूरी मेडिकल जर्नी का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में दिमाग में ये डाउट है कि नहीं, नीट यूजी ज़्यादा टफ होता है कि नीट पीजी ज़्यादा टफ होता है। कंपैरेटिवली मुझे नीट यूजी ज़्यादा टफ समझ में आया इन कंपैरिजन टू नीट पीजी के। उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर नीट यूजी एक्चुअली आपका सबसे बड़ा वो पॉइंट है जिसके बाद एक्चुअली ये डिसाइड होता है कि आप डॉक्टर बनोगे या नहीं बनोगे। ये सबसे पहला पॉइंट होता है और ये होता है बहुत टफ, क्योंकि इसमें होता है फिजिक्स केमिस्ट्री, जो कि अपने आप में बहुत टफ है। बायो कंपैरेटिवली एक डॉक्टर को करना ईजी लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारी रटने वाली चीज़ें होती हैं। सो वॉट आई थिंक इज़ नीट यूजी इज़ द टफेस्ट एग्जाम। इसके बाद आपका नीट पीजी होगा, नीट एसएस होगा, या कल को आप यूएसएमएल दोगे। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है और जो मैंने लोगों से बात करी है, उतना टफ एग्जाम आगे के नहीं होते जितना नीट यूजी टफ होता है। तो जो लोग सोचते हैं कि सर अगर मेरा नीट यूजी में बड़ी मुश्किल से निकला है, 2 ड्रॉप के बाद निकला है, या बड़ी मुझे इतनी दिक्कतें यहाँ पर ही आ रही है, तो क्या मैं एमबीबीएस पढ़ पाऊंगा या एमबीबीएस कर पाऊंगा या आगे नीट पीजी कर पाऊंगा? तो उसका जवाब यह है कि अगर आपने ये एग्ज़ाम निकाल लिया तो मान के चलो कि आगे के एग्जाम्स आप निकाल लोगे। अब देखो, नीट यूजी का एग्ज़ाम जब आप क्लियर करते हो उसके बाद जो लोग अच्छे रैंक के साथ निकाल लेते हैं वो अच्छे कॉलेजेस से करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं निकाल पाते लेकिन जिनके पास पैसा होता है वो प्राइवेट से करते हैं। कुछ लोग जैसे एमपी में हमारे मेधावी छात्र योजना चलती है, तो कुछ लोग जो होते हैं जिनको फीस में सब्सिडी मिल जाती है, जिनकी फीस में स्कॉलरशिप मिल जाती है, कुछ ऐसा मिल जाता है, वो प्राइवेट से कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं, जो प्रॉपरली जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वो गवर्नमेंट से करते हैं। प्राइवेट वही लोग जा पाते हैं जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पैसा नहीं होता वो प्राइवेट नहीं जा पाते। ठीक है, एक गलती जो लोग करते हैं, आपका नीट यूजी का एग्ज़ाम आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है टू स्टार्ट योर मेडिकल जर्नी। बट ये वो एग्ज़ाम नहीं है जहां आप सबसे ज़्यादा पैसा लगाओ। पैसा लगाना है अपनी पढ़ाई पर लगाओ, अपनी कोचिंग पर लगाओ, अपने टीचर्स पर लगाओ। लेकिन अगर आपके पास पैसे की कमी है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। अपना घर बेच करके, अपनी ज़मीन बेच करके, बहुत सारा लोन लेकर के, कर्जा लेकर के पेरेंट्स करते हैं ये गलतियाँ। प्राइवेट कॉलेज मत लो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसे की बरकत है, आपके पास बहुत पैसा है, अगर आपके पास 10-5 करोड़ रुपए की कोई दिक्कत नहीं है और आप उसमें से निकाल करके 50 लाख रुपए फीस भर रहे हो बच्चे के 5 साल की, दैट इज़ ओके। बट अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंस्ट्रेंट करके बच्चे को सोच रहे हो कि मैं एमबीबीएस करवा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, और उसके बाद वो बच्चा जो है उसकी लाइफ आगे बहुत सेटल हो जाएगी, तो मेडिकल फील्ड में सेटल होने में टाइम लगता है। आप इतना पैसा अगर स्टार्टिंग में खर्च कर दोगे बच्चे के लिए, आपके पास खर्च करने को बाद में कुछ बचेगा ही नहीं। मच बेटर है बच्चे को बोलो एक ड्रॉप और ले ले, और प्राइवेट की बजाय अगले साल गवर्नमेंट से करें। ठीक है, आप इस टाइम पर इतना सारा पैसा लगा के उसका 1 साल बचाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये 1 साल आप आज बचा लोगे, लेकिन इस 1 साल की जो कीमत होगी, जिस कीमत पर आपने उसको एडमिट किया है, उसको भरपूर उसकी भरपाई करने में उसको अगले 5 साल लग जाएंगे एमबीबीएस करने के बाद। सो इट्स नॉट वर्थ इट। प्लीज़ डू नॉट पुट दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इफ़ यू डू नॉट हैव इट। ओके, 10-20 लाख रुपए का लोन तक समझ में आता है, इससे ज़्यादा का लोन समझ में नहीं आता, इसलिए प्राइवेट से एमबीबीएस नहीं करना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा आप इजीली अफोर्ड कर पा रहे हो बिना किसी दिक्कत के, ले लो एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट से एमबीबीएस भी अच्छी होती है। ठीक है, बस मेन मैटर इज़ ऑफ मनी। और ये मैं बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि जो लोग बहुत स्टार्टिंग में लोन ले लेते हैं, बाद में एमबीबीएस करने के बाद वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनको पीजी का एग्ज़ाम देना होता है और अभी वो उलझे हुए हैं क्योंकि उनको लोन चुकाना है। ओके, सो आपने नीट यूजी की जर्नी जितनी जल्दी आप निकाल लो उतना बेटर है। हो सकता है कि आपको ड्रॉप्स लेने पड़े, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप जो भी होते हैं लोगों के लग जाते हैं एग्ज़ाम निकालने में। एमबीबीएस जब आप पहुंचते हो, एमबीबीएस भी अपने आप में टफ़ होती है। ये नॉर्मल डिग्री नहीं है, एमबीबीएस करने में पसीना आ जाता है, क्योंकि एमबीबीएस में होते हैं 19 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट ईयर आप पहुँचते हो, फर्स्ट ईयर में ही 1/3 बैच, 1/3 बैच फेल हो जाता है।
क्यों? क्योंकि लोग समझते नहीं है कि एमबीबीएस होती क्या है, कैसी होती है। एक वीडियो में पूरा सेपरेट बनाऊंगा कि एमबीबीएस में क्या क्या स्टेप में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में क्या होता है, और क्यों बच्चे फेल होते हैं एमबीबीएस में, और क्या गलतियाँ बच्चे एमबीबीएस में करते हैं, इस कारण से उनको आगे चल के प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो वो हम एक वीडियो अलग बनाएंगे। लेकिन एमबीबीएस भी अपने आप में टफ होता है, 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए क्या होता है कि जो लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट कॉलेज में अच्छा खासा पैसा दे के पहुँच तो जाते हैं, लेकिन उन्होंने नीट यूजी में मेहनत नहीं करी होती और उनको मेहनत करने की आदत नहीं होती, उनको आगे जाके एमबीबीएस में दिक्कत आती है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो किसी तरह से कॉलेज तक तो पहुँच गए, लेकिन कॉलेज में उनसे फर्स्ट ईयर ही पास नहीं हो रहा था, और ऐसे में क्या होता है, बच्चे का पेरेंट्स के धक्का देने में बच्चा कॉलेज पहुँच तो जाता है, लेकिन उस कॉलेज में उसको सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए ओनली कम टू मेडिकल फील्ड इफ़ यू आर जेन्यूनली इंटरेस्ट इन बायोलॉजी। अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है तो मेडिकल फील्ड आपको अच्छी नहीं लगेगी, और आगे आपको पल पल और हर कदम पे दिक्कतें आएंगी। ठीक है, सो कॉलेज में 19 सब्जेक्ट्स, फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं, 1/3 ऑफ द बैच जो है फेल हो जाता है, 2/3 ऑफ द बैच ही पास होता है। इंटरनल्स में रेयरली कोई पास होता है, इसलिए कॉलेज के इंटरनल्स में अगर आप फेल हो रहे हो तो टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करनी अच्छे से करनी, मेहनत करनी, लेकिन कॉलेज के इंटरनल्स में यूजली कोई पास नहीं होता। अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% बच्चे इंटरनल्स में फेल हो रहे होते हैं, 10-20% ही बच्चे पास हो रहे होते हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं और जो बहुत ज़्यादा टीचर्स के फेवरेट होते हैं, वही लोग पास होते हैं। इंटरनल एग्जाम में नॉर्मली यूजली कोई पास होता नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो नॉन क्लिनिकल होते हैं, सेकंड ईयर से आपकी पोस्टिंग शुरू हो जाती है, आप हॉस्पिटल जाने लगते हो, आपके क्लिनिकल राउंड शुरू हो जाते हैं। फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते, फाइनल ईयर इज़ वेरी हेक्टिक, फाइनल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, और इंटर्नशिप जो आप कॉलेज की करते हो वो डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज टू कॉलेज कि आपका वर्कलोड कितना है। कई बार प्राइवेट कॉलेजेस में वर्कलोड बिल्कुल नहीं होता, तो लोगों को पीजी की तैयारी करने का टाइम खूब मिल जाता है। कई बार गवर्नमेंट कॉलेज में भी वर्कलोड नहीं होता, या कई बार कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। तो इट डिपेंड्स अपन कॉलेज टू कॉलेज, आपके सीनियर्स कैसे हैं, कितना आपको छुट्टी मिल रही है, कितना नहीं मिल रही है आपको, क्योंकि जब आप इंटर्नशिप में होगे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होगा उस समय पीजी की तैयारी करना, क्योंकि आप कितनी ही अच्छी इंटर्नशिप कर लो उस पर आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला है, और वो आपको जीवन में आगे भले ही नॉलेज के फॉर्म में काम में है, बट उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका पीजी का एग्जाम निकालना। क्योंकि इंडिया की रियलिटी देखो ये है कि जितनी अच्छी ब्रांच अच्छे से आप पीजी निकालोगे, उतनी ही बेटर ब्रांच से आप पीजी करोगे, और वो उस समय का क्लिनिकल एक्सपोजर आपको ज़्यादा काम में आता है। इसलिए इंटर्नशिप के टाइम पर आपकी शेड्यूल कितना ही हेक्टिक हो, क्या हो, जो कुछ भी हो, बट उस समय आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं पीजी का एग्जाम ज़रूर लगा रहेगा। ठीक है, इंटर्नशिप कंप्लीट करने का जब निकलते हो एमबीबीएस, तो आपको बॉन्ड अपना करना पड़ता है, जो भी आपने एमबीबीएस के बाद आपके टाइम पर, आपने एडमिशन के टाइम पे जो भी बॉन्ड आपने भरा था, चाहे वो 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। एम्स कहीं से भी आप एमबीबीएस करते हो, एम्स में बॉन्ड नहीं है, तो एक एम्स का ये फ़ायदा हो जाता है कि एम्स में बॉन्ड नहीं है। अगर बाई चांस आपका एमबीबीएस से निकलते ही पीजी में सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको इस बॉन्ड के लिए थोड़ा सा वेव ऑफ मिल जाता है कि आप पहले अपना पीजी कंप्लीट कर लो, फिर जाके बॉन्ड कंप्लीट कर लो, लेकिन करना आपको पड़ेगा, और अगर आप तोड़ते हो तो पैसा आपको भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट उस चीज़ को छोड़ती नहीं है। बीच में शायद कुछ ऐसा रूल एक आया था कि अगर गवर्नमेंट तुरंत बॉन्ड की आपको वो नहीं दे रही है, आप पास आउट हुए और अगर मान लीजिए आपने कहा है कि आपको बॉन्ड करना है, आपका पूरा गवर्नमेंट आपको पोस्टिंग नहीं दे रही है, तो शायद उसका कुछ एक किसी केस में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी या हाई कोर्ट की रूलिंग आई थी कि अगर गवर्नमेंट आपको 2-3 महीने के अंदर नहीं आपको पोस्ट करती तो फिर वो बॉन्ड नलीफाई हो जाएगा। ये इस चीज़ पर मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ एक बार उसको देख लेना। ठीक है, एमबीबीएस करने के बाद जो लोग आगे कुछ नहीं करना चाहते हैं, मतलब इन द सेंस मेडिकल फील्ड में आगे पीजी नहीं करना चाहते, वो सीएमएस कर सकते हैं। सीएमएस इज़ ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। 32 ईयर्स तक की इसकी एज लिमिट होती है, एग्जाम थोड़ा टफ होता है क्योंकि इसकी जॉब्स बहुत अच्छी होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं, लोग सीएमएस भी कर लेते हैं। कई लोग सीएमएस करने के बाद अपनी एजुकेशन लीव लगा करके पीजी करने चले जाते हैं। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, पहले अपनी जॉब सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद पीजी करने चले जाते हैं, पीजी के बाद लौट करके वापस से अपनी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज़ ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। ठीक है, कुछ लोग जो एमबीबीएस करने का नहीं डिसाइड करते कि उनको और कुछ नहीं करना है, अगर उनके पास पैसा होता है तो वो अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लेते हैं। मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने 3-4 दोस्तों ने मिल करके 30-30 लाख रुपए सबने लगाया, 1 करोड़ रुपए करीब इकट्ठा किया, उन्होंने एक हॉस्पिटल अपना खुद का डाल दिया। वो हॉस्पिटल चल भी बहुत अच्छा रहा है, भोपाल में है, बहुत बढ़िया चल रहा है। कुछ लोग होते हैं जो फेलोशिप करने के लिए चले जाते हैं, जो पीजी नहीं करते, पर फेलोशिप्स इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है आफ्टर एमबीबीएस, कई की रिकॉग्निशन भी नहीं है और कई लोग समझते भी नहीं कि फेलोशिप होती क्या है। इसलिए एमबीबीएस करने के बाद करना है, अगर एजुकेशन अपनी कंटिन्यू करनी है, डू प्रॉपर एमडी, डू नॉट गो आफ्टर एनी फेलोशिप। बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ से अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, जिनको एमबीबीएस करते करते समझ में आ जाता है कि मुझे अभी आगे मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, वो या तो यूपीएससी के लिए चले जाते हैं। जैसे इस साल भी आप देखो तो ऑल इंडिया रैंक 1 जो था यूपीएससी का, वो एम्स जोधपुर से एमबीबीएस है। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं वो आईआईएम से एमबीए के लिए करने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, चले भी जाते हैं, अगर उनको आईआईएम से नहीं मिलता तो भी दे गेट ए नॉर्मल एमबीए फ्रॉम समवेयर। ठीक है, आजकल एक ब्रांच होती है एमडी इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये पीजी का ही एग्ज़ाम देकर आप निकालते हो, लेकिन ये
आपकी नॉर्मल एमडी नहीं है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में एमडी, इट्स लाइक एमबीए। ओके, कुछ लोग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी एमबीए करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोग और होते हैं जो हो सकते हैं कि जिन्होंने सोच रखा हो कि नहीं मुझे इंडिया में नहीं रहना है, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे बाहर जाना है, तो वो अपना यूएसएमएलई वगैरह का देखते हैं, उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। सो देयर आर फ्यू ऑप्शंस विच आर अवेलेबल आफ्टर एमबीबीएस। एमबीबीएस के बाद आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हो अगर आपका मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो। कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चले जाते हैं, कुछ टीचिंग के लिए चले जाते हैं, कुछ पढ़ाने में लग जाते हैं, कुछ और अपना कोई और वेंचर शुरू कर लेते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं पढ़ाई, वो कहते हैं मेडिकल में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो लौट करके जा करके अपने घर के किसी बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, लोग करते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद मान लीजिए आप डिसाइड करते हैं, जो सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है वो होता है नीट पीजी करने का, ठीक है। आप पीजी करने चले जाते हो, आप पीजी की तैयारी करते हो। द बेस्ट थिंग ये है कि आप थर्ड ईयर से अपनी पीजी की तैयारी शुरू कर दो। थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, इंटर्नशिप, तो 3 साल का टाइम बहुत होता है। प्रॉपरली पीजी का एग्जाम निकालने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की रिक्वायरमेंट होती है। 1 साल शिद्दत से लग करके अगर आप टाइम दे देते हो, पीजी का एग्जाम निकल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 साल का टाइम लगेगा। INI-CET हर 6 महीने में एक बार होता है, वो आप दे सकते हो, या एम्स पीजी का एग्जाम साल में एक बार होता है, वो आप दे सकते हो। आप नीट पीजी के थ्रू MD MS कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 50,000 सीट्स अभी अवेलेबल हैं, जो कि सफिशिएंट इनफ सीट होती हैं। जितने भी डॉक्टर्स पास आउट हो रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली हर तीसरे बंदे को एक पीजी की सीट मिल जाएगी, तो ये बहुत सेफ बेट होता है। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं और वो पीजी करने के लिए चले जाते हैं। आपको बहुत अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है और आपका बहुत ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं है, तो कोई लोअर ब्रांच ले लो जो कम रैंक पे मिल जाती हो, और अपना लेकर के अपनी लाइफ आगे सेट कर लो, क्योंकि पीजी करने के बाद अभी भी इंडिया में बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज अभी खुल रहे हैं, ठीक है। अब एक बात आती है टॉक्सिसिटी की। लोग कहते हैं सर MD MS करने में टॉक्सिसिटी बहुत है, और क्या कहते हैं परेशान बहुत करते हैं, ड्यूटीज़ बहुत हेक्टिक लगती हैं। तो जिन लोगों को टॉक्सिसिटी का डर हो, वो MD MS ज्वाइन करने के बजाय किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट कॉलेज से आप ज्वाइन कर सकते हो DNB। DNB इज़ ऑल्सो ए डिग्री विच इज़ इक्विवेलेंट टू MD MS। हर ब्रांच में DNB होती है। DNB होती है प्राइवेट हॉस्पिटल से, मेदांता हो गया, अपोलो हो गया, मैक्स हो गया, इंडिया के बहुत सारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से आपके DNB होती है, और हर ब्रांच में होती है, चाहे पीडिया हो, सर्जरी हो, गायनी हो, मेडिसिन हो, हर ब्रांच में DNB होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो कल्चर होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वहाँ से आप DNB कर सकते हो, एंड DNB इज़ एब्सोल्युटली इक्विवेलेंट टू योर MD and MS। DNB के साथ सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हो वहाँ के टीचर्स को आपका एग्ज़ाम नहीं लेना है। MD MS में प्रॉब्लम ये आती है, जो MCH न्यूरो सर्जरी वाला केस जोधपुर का हुआ था, जिस पे इतना हंगामा हुआ था, वहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रही थी कि जहाँ पर वो बंदा वर्क कर रहा था, वहीं पे जो प्रोफेसर्स थे उन्हीं को एग्ज़ाम लेना था और उन्हीं को उसको पास करना था, इसलिए वो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। DNB की अच्छी बात यह है कि जिस भी हॉस्पिटल से आप DNB कर रहे हो, मान लो आप DNB पीडियाट्रिक्स कर रहे हो किसी हॉस्पिटल से, तो जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उनसे आपके एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि DNB का एग्ज़ाम लास्ट में कंडक्ट करवाती है आपकी NBE, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, एक इंस्टीट्यूट होता है जो कि आपका DNB का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। मतलब आप वहाँ से अपनी डिग्री करो, 3 साल बाद एग्ज़ाम आप अपने भरोसे हो। एक प्रॉब्लम DNB में ये आती है कि पहले पासिंग परसेंटेज कम था, जो लोग DNB करने के बाद एग्ज़ाम देते थे उनका कोई भरोसा नहीं है कि पास हो कि ना हो, लेकिन आजकल पासिंग परसेंटेज अच्छा हो गया, लोग पास हो जाते हैं। MD MS में क्या होता है, अगर आपने अच्छे से कर लिया है, आपका सब कुछ कॉलेज में सब कुछ सही था, तो आपको पता है कि 3 साल बाद आप एग्ज़ाम दोगे और आप पास हो जाओगे, आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी। नीट PG करने के बाद, MD MS करने के बाद आपके पास बॉन्ड होता है, जो भी आपने बॉन्ड भरा था 1 साल का, 2 साल का, जिस भी स्टेट से आप हो। DNB के बाद कोई बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, आप अपना डिग्री करो और फ्री हो जाओ, ठीक है। MD MS और DNB सब में ही आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। DNB का स्टाइपेंड उतना ही होता है जितना MD MS का होता है ऑन पेपर। वैसे DNB का स्टाइपेंड यूजुअली थोड़ा सा जो MD MS वालों को मिल रहा है उससे कम होता है। मान लो यूपी की बात करते हैं तो शायद MD MS करने वालों को 1.25 लाख रुपये स्टाइपेंड मिलता है, DNB वालों को शायद वो 70-80 हज़ार रुपये ही देते हैं, ठीक है। तो स्टाइपेंड जो होता है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। एक एग्ज़ाम और होता है जो आप MBBS के बाद दे सकते हो, जिसको हम बोलते हैं INI-CET। INI-CET इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस जो है हमारे, एम्स हो गया, PGI चंडीगढ़ हो गया, आपका जिपमर हो गया और आपका निमहांस हो गया। ये 3-4 इंस्टीट्यूट्स जो हैं, इन सारों का कंबाइंड मिला करके एक PG का एग्ज़ाम होता है, इसको हम INI-CET बोलते हैं। उससे आप MD MS कर सकते हो एम्स से, या आप MCH कर सकते हो, या DM कर सकते हो। जैसे MCH एक 6 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जैसे आपने आज ज्वाइन किया और आप सीधे 6 साल बाद पास आउट हो गए सुपर स्पेशलिस्ट बन के, ठीक है, वो एक डिग्री होती है। या फिर DM होता है सीधे, कि आप आज ज्वाइन किया, आप MD DM पूरी करके ही निकलोगे, एक बार में आप ज्वाइन हुए और आप पास आउट हो गए, सीधे DM बन गए। जैसे DM होता है इन्फेक्शियस डिसीज़ में, ठीक है, और कुछ ब्रांचेस में भी DM होता है। MCH जैसे न्यूरो सर्जरी हो गया, गैस्ट्रो सर्जरी हो गया, बहुत सारी और भी ब्रांचेस होती हैं। सो अब INI-CET में एक बाहर वालों को नुकसान है, और एम्स से जिसने MBBS किया उसको फ़ायदा है कि एम्स वालों को पास एक कोटा होता है, उसको हम बोलते हैं एम्सोनियन कोटा इन PG। बाहर वालों के लिए वो सीट्स नहीं अवेलेबल होती हैं, ठीक है।
एम्स से पीजी करने का एक फ़ायदा होता है कि कोई बॉन्ड नहीं होता आफ्टर पीजी, और स्टाइपेंड बहुत अच्छा है, पूरे इंडिया में बेस्ट स्टाइपेंड देता है एम्स। तो ये एक एग्ज़ाम है जो आप दे सकते हो आफ्टर योर एमबीबीएस। और मैक्सिमम लोग जो होते हैं या तो एमडी के लिए नीट पीजी का एग्ज़ाम देते हैं या आईएनआईसीटी देते हैं। आईएनआईसीटी मुझे लगता है कंपैरेटिवली नीट पीजी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ईजी है निकालना, ये मुझे लगता है, क्योंकि मैंने एम्स दिल्ली से किया है और मुझे फील होता है। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं आईएनआईसीटी के एग्ज़ाम के लिए डेयर ही नहीं करते, उनको लगता है कि एग्ज़ाम बहुत टफ होगा, पर मुझे लगता है एम्स का एग्ज़ाम निकालना कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजी है नीट पीजी के कंपैरिजन में। ठीक है। डीएनबी के बारे में मैंने बात करी, लेकिन वहाँ का पासिंग परसेंटेज आजकल अच्छा हो गया है। वर्क आवर्स जो होते हैं वो ठीक ठाक हैं, उतने टॉक्सिक और उतने हेक्टिक नहीं होते जितने गवर्नमेंट के हैं। बट डीएनबी इंस्टीट्यूट्स में कुछ इंस्टीट्यूट्स ख़राब हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं। तो अब क्या होता है, जब आप पीजी के बाद पीजी के टाइम ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो आप ये हरदम देखते हो कि इंस्टीट्यूट कौन सा अच्छा है आजकल। इसलिए हम काउंसलर्स हायर करते हैं कि हमको पहले से ही पता हो कि जहाँ टॉक्सिसिटी ज़्यादा है वहाँ हम जाएँ ही ना। ठीक है, डीएनबी यूजली टॉक्सिसिटी कम होती है क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है वो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास अच्छा होता है, वहाँ साफ़ सफाई बहुत रहती है और आपको वीआईपी कल्चर समझ में आ जाता है। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कैसे करना है ये समझ में आ जाता है। डीएनबी के बाद कोई बॉन्ड नहीं है और डीएनबी में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। ओके, एंड इन द सेम वे, और स्टाइपेंड जैसे मैंने कहा यूजली थोड़ा सा लो होता है स्टेट के से। और आप फिर कई लोग क्या करते हैं कि डीएनबी करने के बाद अपनी फेलोशिप्स वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद वो या तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जॉब करने लगते हैं, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने लगते हैं, या फिर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं। इट्स ऑल अप टू देम। एक चीज़ और करते हैं जो लोग नहीं करना चाहते इंडिया से पीजी, वो अपने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के बाद से ही अपना शुरू हो जाते हैं। आप यूएस असेंबली, वो लोग यूएस असेंबली की तैयारी शुरू कर देते हैं। यूएस असेंबली का एग्ज़ाम आप एमबीबीएस करते करते भी दे सकते हो। ठीक है, आप एमबीबीएस करने के बाद भी दे सकते हो। कई लोग एमबीबीएस करने के बाद पीजी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद यूएस असेंबली का स्टेप्स देते रहते हैं। ठीक है, और कुछ लोग तो हैं जो पीजी कंप्लीट करने के बाद यूएस असेंबली का स्टेप्स देते हैं। यूएस असेंबली इज़ नथिंग जस्ट लाइक एमबीबीएस एग्जाम ऑफ यूएस। मतलब यूएस असेंबली अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप यूएस के एमबीबीएस के इक्विवेलेंट हो गए। अब आप वहाँ से जाके पीजी कर सकते हो। ठीक है, तो यूएस असेंबली देने में अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। और जब आप रेसिडेंसी कर रहे हो तो उस समय आपको 40 से 50 लाख रुपए साल का मिल रहा होता है यूएस में, जो कि वहाँ अपने खर्चे चलाने के लिए सफिशिएंट इनफ होता है। ठीक है, जो लोग यूएस असेंबली नहीं करते, जो देखो जो लेकिन जो यूजली चले जाते हैं यूएस, एक बार वो इंडिया लौट के नहीं आते। इन जनरल ट्रेंड है, आ सकते हैं, बट यूजली जो यूएस चला जाता है फिर वो इंडिया लौट के नहीं आता। तो जो लोग जाने का सोचते हैं वो फिर ये मान के ही चलते हैं कि अब वो लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ इतना मेहनत करके आप सेटल होते हो, फिर वापस इंडिया आने का, फिर नए सिरे से सेटल होने में फिर अलग से टाइम और एनर्जी लगती है। इससे मच बेटर कि अगर आप वहाँ हो तो फिर वहीं रहो। ठीक है, इसलिए कई लोग डेयर नहीं करते यूएस जाने का, जैसे मैंने नहीं किया डेयर, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इंडिया छोड़ के नहीं जा सकता। ठीक है, जो लोग अब कई लोग एमडी करने के बाद हर ब्रांच में आपको डीएम करने की ज़रूरत नहीं होती। कई ब्रांचेस आज भी इंडिया में ऐसी हैं, जैसे गायनी हो गया, आपका ऑर्थो हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, ईएनटी हो गया, ऑप्थेल हो गया। ये ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें आगे डीएम करने की, सुपर स्पेशलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने एमडी करी, उसके बाद आप सेट हो, उसके बाद आप जॉब कर सकते हो, अपना प्रैक्टिस ला सकते हो, इतने में आपका काम चल जाएगा। कई ब्रांचेस ऐसी हैं जैसे मेडिसिन हो गया, उसमें आप आजकल लोग डीएम करते ही हैं। सर्जरी में लोग आजकल आगे डीएम करते ही हैं। ठीक है, मेरी वाइफ ने पीडिया किया लेकिन तब भी वो डीएम कर रही है, वो आउट ऑफ हर चॉइस कर रही है। लेकिन इन ब्रांचेस में यूजुअली डीएम की रिक्वायरमेंट कम होती है, और कुछ जैसे मेडिसिन सर्जरी वगैरह हो गया यहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, सो डीएम जो होता है वो भी 3 साल का होता है। जो डीएम नहीं करना चाहता गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जैसे आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल की टॉक्सिसिटी से बचने के लिए क्या करते हैं, डीआरएनबी ले लेते हैं। जैसे आपको मैंने डीएनबी बताया, इन द सेम वे सुपर स्पेशलिटी को हम बोलते हैं डीआरएनबी। ओके, वो भी 3 साल का होता है, उसमें कोई बॉन्ड नहीं होता। डीआरएनबी में, डीएम एमसीएच में आपको फिर बॉन्ड होगा 1 साल का या 2 साल का, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट टू स्टेट। पे जो मिलती है वो भी स्टेट के अकॉर्डिंग ही मिलती है। ठीक है, डीआरएनबी जो होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स होता है, इट्स जस्ट लाइक डीएनबी। उसका कंडक्टिंग बॉडी भी एनबीई होता है, और जब आप डीआरएनबी कर लेते हो उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है, जिसको पास करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इन सब कंप्लीट करने के बाद आप चाहो तो एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो या अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो आफ्टर एमडी और डीएम। कुछ लोग डीएम करना प्रेफर नहीं करते हैं, एमडी के बाद वो खुश होते हैं, बहुत अच्छा कमा भी रहे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो डीएम करना चाहते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, आप अपने हिसाब से, ये आपकी पूरी मेडिकल जर्नी होगी, जिसमें करीब कम से कम 15 साल का टाइम लगेगा। 12-13 साल का तो मिनिमम आप मान के चलो, क्योंकि डिग्री ही 6, 3 और 3, 12 साल की तो डिग्रीज ही हो गई। बीच में मान लीजिए कुछ ब्रेक आपको लेना पड़ा, आपका एग्जाम एक बार में नहीं निकला तो अब अगली बार निकालोगे। हो सकता है कि आपको बीच में बॉन्ड करना पड़े, अगर आपने बॉन्ड नहीं किया हुआ है तो हो सकता है कि बॉन्ड का आपको तोड़ के पैसा देना पड़े। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। और जैसे मेरी वाइफ ने एमबीबीएस के बाद उसका बॉन्ड था जो बचा हुआ था, लेकिन जब उसने एमडी करी तो उसको उस टाइम पे वेवर मिल गया कि चलो ठीक है बाद में कर लेंगे। पर डीएम ज्वाइन करने के पहले हमको वो बॉन्ड पूरा, या तो बॉन्ड पूरा करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता। तो क्या होता है, बीच में कुछ इश्यूज़ अटक जाते हैं, आपको कई बार बॉन्ड या तो तोड़ना पड़ता है या आपको बॉन्ड पूरा करना पड़ता है। आपको डिग्रीज़ करने के पहले तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड
ओवरऑल दिस वॉज अ मेडिकल जर्नी. इट्स नॉट लाइक योर इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत कम ड्यूरेशन की होती है पढ़ाई और उनकी जॉब जल्दी लग जाती है. हमारे यहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाई चलती है. सो इतना लंबा चूँकि जर्नी है, सो ओनली कम इन टू मेडिकल फील्ड when you are very sure that you like biology and you want to become a doctor, because अर्निंग लेट शुरू होती है. ऑल्दो जो आपको MD में स्टाइपेंड मिलना शुरू होता है MBBS के बाद, वो भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ होता है, ठीक ठाक स्टाइपेंड होता है. एंड इफ़ यू हैव डन फ्रॉम ए गुड फील्ड यू कैन अर्न ए लॉट ऑफ मनी, दैट्स फॉर श्योर. अगर आप मेडिकल फील्ड में टॉप 20% में भी हो, टॉप 10% नहीं, टॉप 20% में भी हो, यू विल अर्न गुड मनी. इफ़ यू हैव डन फ्रॉम ए गुड ब्रांच यू विल अर्न गुड मनी. अगर आपको मेडिकल फील्ड पसंद है, अगर आपको पास नॉलेज है, अगर आपको पेशेंट से इंटरेक्ट करने में मज़ा आता है, अगर आप पैशनेट हो फील्ड को लेकर के, यू विल अर्न गुड मनी, क्योंकि पैसा बहुत है फील्ड में. एंड बट अगर आप आधे अधूरे मन से घुसे हुए हो और आपका मन बिल्कुल पढ़ने में नहीं, तो आप जबरदस्ती घुस गए हो किसी के धक्का देने पे, जैसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में आते हैं कि पेरेंट्स के धक्का देने पे बच्चे चले जाते हैं, और आपका मन नहीं है, तो इतनी लंबी जर्नी आप खुद ही समझ सकते हो कि आपकी क्या हालत होगी जब आप एक सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ पे पहुंचोगे. तो सो ओनली कम इन दिस फील्ड इफ़ यू वांट टू. एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, मैसेज मी, आई विल मेक आइदर सेपरेट वीडियो फॉर इट, या मैं शॉर्ट्स बना दूंगा उसका, या मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा डायरेक्टली. आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. जो नहीं हुआ क्लियर कमेंट करो, मैं एक नया वीडियो बना दूंगा या मैं कमेंट पर रिप्लाई कर दूंगा. एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, आइदर यू कैन ईमेल मी और यू कैन मैसेज मी एट डॉक्टर सौरभ एम्स. ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो. आई विल रिप्लाई टू यू. थैंक यू.